आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। महात्मा गांधी। नमस्कार और द डीप डाइव की आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं, देख ही रहे हैं चारों तरफ, जहां सामाजिक राजनीतिक टकराव वो बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जो मौजूदा सिस्टम है, जो उदारवादी व्यवस्थाएं हैं, वो इन्हें संभालने में नाकाम सी हो रही हैं। बिल्कुल। और ऐसे माहौल में ना एक खास तरह की सोच वो हावी होती दिखती है, जिसे कहते हैं राजनीतिक यथार्थवाद, पॉलिटिकल रियलिज्म। हाँ, रियलिज्म। इसका मूल विचार क्या है कि देशों के बीच हमेशा एक तरह की, कह लीजिए, अराजकता सी बनी रहती है, एनार्की। हर देश खुद को इनसिक्योर महसूस करता है। अच्छा। और इसलिए आपसी संघर्ष तो होके ही रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता, ये उनका मानना है। और इसी सोच का नतीजा ये होता है कि समाधान के लिए अक्सर एक बहुत ही खास तरीका अपनाया जाता है। लेख में उसे कहा गया है मर्दाना सैन्यकृत नियमावली, मस्कुलिन मिलिटराइज्ड मैनुअल। हाँ। इसे मर्दाना क्यों? शायद इसलिए कि ये ताकत पर, आक्रामकता पर जोर देता है और सहानुभूति, बातचीत, इन सब को शायद कमजोरी मानता है। सही कह रहे हैं। और इसका परिणाम होता है एक सुरक्षा विरोधाभास, सिक्योरिटी पैराडॉक्स। सुरक्षा विरोधाभास, ये क्या है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, होता ये है कि जब हर देश अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य ताकत बढ़ाता है, हाँ, तो दूसरे देश उसे अपने लिए खतरा मानने लगते हैं और फिर वो भी हथियार जमा करने लगते हैं। अच्छा। एक होड़ सी लग जाती है। बिल्कुल। अंत में क्या होता है? ज्यादा हथियार तो सबके पास हो जाते हैं, पर कोई भी पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करता, बल्कि असुरक्षा और तनाव वो बढ़ जाता है। मतलब सुरक्षा पाने की कोशिश ही असुरक्षा पैदा कर देती है। अजीब है, पर यही होता है। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में वाकई जरूरत महसूस होती है एक अलग नजरिए की, एक वैकल्पिक रास्ते की। और वो रास्ता वो दिखाया मोहनदास करमचंद गांधी ने, उनके अहिंसक संघर्ष समाधान के तरीके ने। हाँ। तो आज हमारी चर्चा इसी मॉडल पर है, खास तौर पर इसके जो नारीवादी पहलू हैं उन पर। और ये जो पूरी बातचीत है, ये आधारित है आउटलुक पत्रिका में छपे एक बहुत महत्वपूर्ण लेख पर, गांधी संघर्ष समाधान का अहिंसक नारीवादी मॉडल। इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ। और ये विषय देखिए यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी इसमें कई पॉइंट्स निकल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही जो लोग आमतौर पर करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये जानकारी काफी फायदेमंद हो सकती है। हम यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे हैं, बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि इस पर एक आलोचनात्मक नजर डाली जाए, क्रिटिकल डिस्कशन। और अगर आप इस तरह की गहरी आलोचनात्मक चर्चाओं में रुचि रखते हैं, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में मदद दे सकती हैं या दुनिया को समझने का एक नया नजरिया, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपके मन में जो भी सवाल आए या कोई विचार हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले जो मौजूदा मॉडल हैं उनकी समस्या पर लौटते हैं। ये जो राजनीतिक यथार्थवाद है, जो कहता है कि शक्ति ही सब कुछ है, क्या ये नजरिया वाकई संघर्ष सुलझाता है या उसे और उलझा देता है? देखिए, यथार्थवाद का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वो मूल रूप से सत्ता का खेल है, पावर पॉलिटिक्स। हर देश अपना हित साधना चाहता है और सैन्य शक्ति इसका सबसे बड़ा जरिया है। इस नजरिए में, जैसा आपने कहा भी, बातचीत, सहानुभूति, अहिंसा, इन बातों को अक्सर अव्यवहारिक माना जाता है या कमजोरी की निशानी। हाँ। लेकिन अगर हम इतिहास देखें, तो सिर्फ सैन्य ताकत के बल पर जो जीत मिलती है या जो शांति थोपी जाती है, वो अक्सर टिकाऊ नहीं होती। सही बात है। वो अक्सर गहरे घाव छोड़ जाती है, बदले की भावना छोड़ जाती है, जो आगे फिर नए संघर्षों का बीज बो देती है। गांधी का रास्ता इससे बिल्कुल अलग था। हाँ, गांधी, उन्हें अहिंसक संघर्ष समाधान का शायद सबसे बड़ा प्रणेता माना जाता है। और उनका तरीका सिर्फ किताबी नहीं था, वो भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक यथार्थ में रचा बसा था। यही बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है, उनकी सत्याग्रह की विरासत। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। और ये सिर्फ, आप देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक हथियार नहीं था। नहीं, गांधी ने इसका इस्तेमाल भारतीय समाज की अपनी जो गहरी समस्याएं थीं, जैसे जाति आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता, उनके खिलाफ भी किया। अच्छा। उनके लिए अहिंसा सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, वो एक जीवन दर्शन था।
स्थायी शांति स्थापित करने का एकमात्र नैतिक और वो मानते थे व्यवहारिक तरीका भी। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेख उठाता है वो है गांधी का जोर। वो सिर्फ बाहरी व्यवस्था या ढांचे बदलने पर नहीं था, बल्कि व्यक्ति के अपने चरित्र को बदलने पर था, उसे आत्मसीमित करने पर, सेल्फ लिमिटिंग कैरेक्टर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर क्या है व्यवहारिक लगता है, खासकर जब हम उपनिवेशवाद जैसी एक विशाल दमनकारी व्यवस्था का सामना कर रहे हों। क्या सिर्फ व्यक्तियों के बदलने से व्यवस्था बदल सकती है? यह एक बहुत जायज सवाल है, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो गांधी का मानना था कि जो बाहरी व्यवस्थाएं हैं वो व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों और व्यवहार का ही तो प्रतिबिंब होती है। इसलिए स्थायी बदलाव के लिए व्यक्ति का नैतिक और चारित्रिक विकास जरूरी है। उनका मानना था कि जब पर्याप्त संख्या में लोग वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, आत्मसंयम दिखाएंगे, तो बड़ी से बड़ी दमनकारी व्यवस्था भी टिक नहीं पाएगी। अच्छा। उन्होंने उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की आलोचना भी की थी, इसी आधार पर कि वे अक्सर सच्ची समानता या एक गैर पदानुक्रम समाज बनाने में विफल रहती हैं। क्यों? क्योंकि वे व्यक्ति के नैतिक परिवर्तन पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती, चाहे अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव हो या भारत में औपनिवेशिक शासन। गांधी ने हमेशा व्यक्तिगत सत्य और साहस पर बल दिया। अब आते हैं चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, गांधी के दृष्टिकोण के नारीवादी पहलू। लेख कहता है कि गांधी उन शुरुआती भारतीय नेताओं में थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो मर्दाना प्रवृत्तियां दिख रही थी उन पर सवाल उठाए। हाँ, मैस्कुलिनिस्ट टेंडेंसीज। जैसे चौरी चौरा में जब हिंसा हुई तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये शायद इसी का एक उदाहरण है। बिल्कुल, और उन्होंने सोच समझकर बहुत कॉन्शियसली महिलाओं को राजनीतिक आंदोलन के केंद्र में लाने का फैसला किया। क्यों? ऐसा क्यों किया उन्होंने? हाँ, और इसके पीछे गहरा विचार था। गांधी मानते थे कि महिलाएं वो स्वाभाविक रूप से अहिंसा के ज्यादा करीब होती हैं। वो महिलाओं को राष्ट्र की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक मानते थे। राष्ट्र की आत्मा? हाँ, मतलब जो उनके अहिंसक, सत्य की खोज करने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले और नैतिक प्रोजेक्ट की आदर्श वाहक बन सकती थीं। उन्होंने महिलाओं को सत्ता की जो क्रूर राजनीति होती है उससे नहीं जोड़ा, बल्कि सेवा और त्याग की भावना से जोड़ा। उन्होंने सीता, द्रौपदी, दमयंती ऐसे पौराणिक महिला पात्रों का जिक्र भी किया, जटिल सामाजिक राजनीतिक संदेश देने के लिए। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, और यहीं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि गांधी महिलाओं को राजनीति में क्यों लाए। इसके कई कारण थे, स्ट्रेटेजिक भी, फिलॉसॉफिकल भी। अच्छा, जैसे? पहला, वो मानते थे कि महिलाओं की भागीदारी से राष्ट्रीय आंदोलन में एक नैतिक और मानवीय गहराई आएगी। अच्छा, डेप्थ आएगी। दूसरा, वे चाहते थे कि महिलाएं समाज के विकास में अपना सही स्थान पहचाने और नेतृत्व संभालें। नेतृत्व, हाँ, लीडरशिप। और तीसरा, एक बहुत व्यावहारिक कारण भी था। जब बहुत सारे पुरुष नेता गिरफ्तार कर लिए गए, हाँ, जेल चले गए, हाँ, तो आंदोलन को जारी रखने के लिए महिलाओं का नेतृत्व जरूरी हो गया था। और दिलचस्प बात यह है कि गांधी ने महिलाओं से जुड़ी उस समय की कुछ रूढ़िवादी धारणाओं को, जैसे उनकी कथित निष्क्रियता, पैसिविटी या धैर्य, उनको नकारात्मक नहीं माना, नहीं, बल्कि उन्हें आत्म बलिदान और सहन शक्ति के रूप में सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया और संघर्ष में इस्तेमाल किया। पर क्या ये महिलाओं को एक खास खांचे में बांधना नहीं था, भले ही इरादा अच्छा हो? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये हमें बाद में आलोचनाओं वाले हिस्से तक ले जाता है। लेकिन उस समय के संदर्भ में देखें तो गांधी उस प्रमुख प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत जा रहे थे जो महिलाओं को उनके कथित अंतरों के कारण सार्वजनिक जीवन से बाहर रखती थी। सही बात है। गांधी ने इन्हीं गुणों को ताकत के रूप में पेश किया। साथ ही उन्होंने अपने लेखन में हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया, राष्ट्रवाद के नाम पर जो हिंसा और सैन्यवाद का महिमा मंडन होता है उसकी कड़ी आलोचना की। अच्छा। उनका साफ मानना था कि सच्ची आज़ादी बंदूक के दम पर नहीं आ सकती और महिलाएं इस अहिंसक संघर्ष की स्वाभाविक नेता हो सकती हैं। वो मानते थे कि राजनीति में महिलाओं का प्रवेश उसे शुद्ध करेगा, प्योरीफाई करेगा। और ये सिर्फ वैचारिक स्तर पर नहीं था। गांधी ने महिलाओं के लिए ठोस मांगे भी उठाई। महिलाओं की शिक्षा, पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी, हाँ, समानता, महिलाओं के अपने शरीर पर अधिकार, बॉडीली राइट्स, दहेज प्रथा का विरोध, ये सब उनके एजेंडे में शामिल था। हाँ, वो स्पष्ट रूप से मानते थे कि महिलाएं बौद्धिक रूप से पुरुषों के बराबर हैं और समाज के नियम बनाने में उनकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। उनका आग्रह था कि महिलाओं को अपनी इस क्षमता का एहसास हो और पुरुषों को इसे स्वीकार करना चाहिए।
और गांधी के आह्वान पर हुआ भी यही। महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से निकलीं, उन्होंने खादी बेची, गैर कानूनी नमक बनाया और बेचा, शराब की दुकानों पर धरने दिए। पुलिस की लाठियां सहीं, जुल्म सहे। हाँ, और इस भागीदारी का असर बहुत गहरा था। ये सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये महिलाओं की अपनी मुक्ति की लड़ाई भी बन गई। इसने उन्हें नेतृत्व करने का आत्मविश्वास दिया। संघर्ष घर घर तक पहुंचा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन और सोच को बदला। स्वराज की लड़ाई में ये जरूरी हो गया कि वे अपने निजी जीवन में भी जाति और दूसरे सामाजिक पूर्वाग्रहों को छोड़ें। एक पितृसत्तात्मक समाज में ये सचमुच क्रांतिकारी कदम थे। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये एक आलोचनात्मक चर्चा है, तो हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। लेख गांधी के नजरिए की कुछ गंभीर आलोचनाओं का भी जिक्र करता है। हाँ, करता है। एक मुख्य आलोचना ये है कि उन्होंने महिलाओं को काफी हद तक घर परिवार के दायरे में ही देखा, और कहीं न कहीं महिलाओं को कमजोर पात्र, वीकर वेसल मानने वाली जो पुरानी सोच थी, उसको भी बल दिया। हाँ, ये आलोचना अक्सर की जाती है, और इसमें सच्चाई का अंश भी है, ये मानना पड़ेगा। आलोचक कहते हैं कि गांधी ने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को, खासकर पितृसत्ता को, सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी, बल्कि महिलाओं को उसी व्यवस्था के भीतर रह के अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रेरित किया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी महिलाओं को जो भूमिकाएं सौंपी गईं, वो काफी हद तक अनिवार्यवादी थीं, एसेंशियलिस्ट। हाँ, अनिवार्यवादी मतलब ऐसी भूमिकाएं जो महिलाओं के कथित स्वाभाविक गुणों पर आधारित थीं, जैसे त्याग, नैतिकता, सेवा। इन आलोचनाओं को मुझे लगता है एक संतुलित नजरिए से देखना जरूरी है। ये सच है कि आज 21वीं सदी के जो नारीवादी मानक हैं, उन पर गांधी के कुछ विचार सीमित लग सकते हैं, लेकिन हमें उस समय के संदर्भ को नहीं भूलना चाहिए। एक बेहद रूढ़िवादी, पितृसत्तात्मक और गुलाम भारत में उनके कदम अभूतपूर्व रूप से प्रगतिशील थे। उन्होंने लाखों महिलाओं को घर की चारदीवारी से निकालकर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय किया। ये तो है। हालांकि ये तर्क भी दिया जाता है, और शायद सही भी है, कि उनकी जो पश्चिमी शिक्षा थी, अंतर्राष्ट्रीय कानून की समझ थी, उसको देखते हुए उनसे शायद लैंगिक समानता पर और ज्यादा रैडिकल रुख की उम्मीद की जा सकती थी। अच्छा। और जो सौंपी गई भूमिकाओं की अनिवार्यवादी प्रकृति है, वो निश्चित रूप से एक वैध आलोचना है। तो क्या हम ये कहें कि गांधी प्रगतिशील थे, पर पूरी तरह से नहीं? शायद हाँ, वो अपने समय के उत्पाद भी थे और भविष्यद्रष्टा भी। दोनों बातें थीं। तो इस सब का क्या मतलब है? आज के संदर्भ में गांधी के इन विचारों की क्या प्रासंगिकता है? लेख इस बात पर जोर देता है कि गांधी का मॉडल वो उस समय के जो मुख्य साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी विचार थे, उनसे बिल्कुल अलग था। हाँ, एक डिपार्चर था। उन्होंने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में एक नारीवादी दृष्टिकोण जोड़ा। ये अपने आप में अनूठा था। और उनके जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे आत्मनिर्भरता यानी स्वदेशी, श्रम की गरिमा, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, आपसी निर्भरता इंटरडिपेंडेंस और सामूहिक सुरक्षा, ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, बल्कि शायद पहले से ज्यादा। खासकर आज जब हम देख रहे हैं कि पुरानी उदारवादी संस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं, राष्ट्रवाद का उग्र रूप दिख रहा है और दुनिया भर में हिंसक संघर्ष बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। आज जब दुनिया शक्ति प्रदर्शन और सैन्य समाधानों में उलझी हुई है, गांधी का नारीवादी मॉडल एक वैकल्पिक रास्ता दिखाता है। सत्य पर आधारित, प्रेम या सहानुभूति को मानवीय रिश्तों का आधार मानने वाला, और समस्याओं के सतही लक्षणों के बजाय उनकी जड़ों पर प्रहार करने वाला। गांधी का रास्ता हमेशा यही था, प्रतिरोध के व्यक्तिगत कार्य। जब वो सामूहिक रूप लेते हैं तो वे व्यवस्थागत परिवर्तन लाते हैं, सिस्टमिक चेंज। तो उनका मॉडल आज भी नेतृत्व को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है। प्रभुत्व या डोमिनेंस के बजाय सहानुभूति, संवाद और सबकी भलाई पर आधारित नेतृत्व। हाँ, लेकिन लेख एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह के खत्म होता है, और वो ये कि हमें गांधी से भी आगे जाना होगा। गांधी से आगे? हाँ, ये बहुत जरूरी है। आज जरूरत सिर्फ महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से शामिल करने की नहीं है, सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन काफी नहीं है, बल्कि उन्हें शांति स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, उसमें बराबर का और सक्रिय भागीदार बनाने की है।
शांति की वास्तुकार बनाने की है, आर्किटेक्ट्स ऑफ पीस। वाह, शांति की वास्तुकार। हाँ इस जटिल दुनिया में जहां नए नए संघर्ष सामने आ रहे हैं, तानाशाही प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, गांधी के अहिंसक नारीवादी मॉडल के जो मूल तत्व हैं उनको फिर से खोजना और अपनाना, ये सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है। लेख कहता है यह एक राजनीतिक अनिवार्यता है, पॉलिटिकल इम्पेरेटिव। ये वाकई एक गहरी और विचार करने लायक चर्चा रही। बिल्कुल। अब इस चर्चा के अंत में हम कुछ मुख्य बातें और कुछ की टेकअवेज सामने रखना चाहेंगे जो इस पूरी बातचीत से निकल कर आती हैं। हाँ जरूर। पहली मुख्य बात, गांधी ने पारंपरिक शक्ति राजनीति, पावर पॉलिटिक्स का जवाब सैन्य ताकत से नहीं दिया, बल्कि सहानुभूति, नैतिक बल और अहिंसा जैसी नारीवादी मानी जाने वाली ताकतों से दिया। इससे उन्होंने शक्ति की परिभाषा को ही चुनौती दी। हाँ, ये बहुत अहम है। दूसरी मुख्य बात, उनका मॉडल बाहरी संरचनाओं से ज्यादा व्यक्तिगत चरित्र और नैतिक परिवर्तन पर जोर देता है, ये मानते हुए कि स्थायी सामाजिक बदलाव की शुरुआत व्यक्ति से ही होती है। सही। और तीसरी मुख्य बात, हालांकि उनके विचारों की जायज आलोचनाएं मौजूद हैं, खासकर महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं में देखने को लेकर, फिर भी संघर्ष समाधान में महिलाओं की नैतिक और सक्रिय भागीदारी पर उनका जोर आज भी बेहद प्रासंगिक है। लेकिन इसे आज के संदर्भ में विकसित करने की जरूरत है और महिलाओं को शांति प्रक्रिया में बराबर का भागीदार बनाने की जरूरत है। बहुत अच्छी तरह से संक्षेप किया आपने। ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे, जिस पर वे खुद सोच विचार कर सकते हैं। इसका सीधा जवाब शायद लेख में ना हो, पर यह हमारी चर्चा से जुड़ा है। हाँ। गांधी के अहिंसक नारीवादी मॉडल के किन तत्वों को आज की जो बड़ी वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन का संकट या बढ़ता हुआ डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड, इनसे निपटने के लिए अपनाया या अनुकूलित किया जा सकता है? वाह, ये वाकई सोचने वाला प्रश्न है। क्या तरीके हो सकते हैं? हाँ, तो हमें उम्मीद है कि द डीप डाइव की आज की ये गहन चर्चा आपको ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी होगी। खासकर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या समसामयिक मुद्दों की गहरी समझ जाते हैं। और अगर आपकी कोई विचार है या कोई प्रश्न है तो नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताएं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और ऐसी चर्चाएं लाने की प्रेरणा मिलती है। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक सीखते रहें। धन्यवाद।